तो केमिस्ट्री हमारा पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में हमने समूह 15 ख़त्म कर लिया था। समूह 15 के सारे जो यौगिक थे वो देख लिए थे। नाइट्रोजन था, अमोनिया था और नाइट्रिक अम्ल था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, उनकी संरचना थी, तो उनमें वो भी हमने देख लिया था। समूह 16 स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में, लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर नंबर आज 11 है। आज लेक्चर नंबर 11 है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ट्वेल्थ की चैप्टर नंबर, ये बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 आता है, पर अब की बार के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 बन जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जो था वो पूरी तरह से हट चुका है। स्पेशली यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे जो भी बच्चे जुड़े हैं वो यूपी बोर्ड वाले ही जुड़े हुए हैं। तो ट्वेल्थ के लिए है। अब हम बात करेंगे यार रासायनिक गुण की। ग्रुप नंबर 16 के रासायनिक गुण की। किसकी बात करेंगे बच्चा जी? आज हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन सर्वाधिक क्रियाशील होती है। समूह 16 में जो भी तत्व होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी क्रियाशील होती है? ऑक्सीजन सबसे अधिक क्रियाशील होती है। ऑक्सीजन क्रियाशीलता क्रियाशील हाइड्रोजन की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। अब हाइड्रोजन की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है ऑक्सीजन की, लेकिन इस समूह 16 में जितने भी तत्व होते हैं उनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? ऑक्सीजन होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की क्रियाशीलता घटती है, अर्थात ऑक्सीजन सबसे अधिक क्रियाशील होगा, सल्फर उससे कम, सीलियम उससे कम, टेरिलियम उससे कम और पोलियम उससे भी कम। सबसे अधिक क्रियाशीलता के घटता क्रम है, अर्थात समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता घटती है। सबसे पहला आ जाता है हाइड्रोजन से क्रिया। पहला कैरेक्टर क्या आ जाता है? हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया बोलो या फिर हाइड्राइड का निर्माण बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये सब हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। तो जर्नली समूह 16 के तत्व H2X प्रकार के हाइलाइट बनाते हैं। किस प्रकार के? H2X प्रकार के हाइलाइट बनाते हैं। अब X यहाँ पे X के बराबर क्या होगा? X बराबर आपका ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा और बाकी जो भी तत्व आते हैं। समझ गए? इस समूह के सभी तत्व H2X प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ H2O की, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? H2O बनाता है। और सल्फर की बात करूँ तो H2S बनाता है। और मैं बात करूँ सीलियम की तो H2Se, इसी तरह से आगे बनाते चले जाते हैं। इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। जल कैसा होता है? जल एक गंधहीन द्रव है, जबकि अन्य हाइड्राइड दुर्गंध युक्त गैसें होती हैं। ये जल क्या है? ये द्रव होता है। अब जल में तो कोई गंध होती नहीं, पर जितने में बाकी सारे जितने होते हैं ये गंधयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? ये गंधयुक्त हाइड्राइड है। गंधयुक्त हाइड्राइड, और हाइड्राइड में कौन से हैं? इनकी अवस्था क्या है? ये सभी के सभी गैसें हैं। ये सभी के सभी गैसें होती है। ये द्रव होता है H2O, गंधयुक्त द्रव होता है। ये गंधहीन, अर्थात इसमें गंध नहीं होती, सॉरी। बाकी सारे के सारे गंधयुक्त गैसें होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। और प्रयोगशाला में H2S गैस किप्स उपकरण में बनाते हैं। तन H2SO4 को FeS से क्रिया कराने पर H2S गैस बनती है। क्या बोला मैंने? तनु H2SO4 की किससे क्रिया कराने पर? FeS से क्रिया कराने पर। FeS को H2O किसमें?
H2O में डाल दो तो ये आयनों में टूट जाता है। ये एक्वस, इसके जलीय विलयन में इसको डाल दो तो ये Fe2+ में टूट जाता है, Fe2+ में टूट जाता है और ये S और H बना लेता है H2S, ऐसे भी बन जाता है। और क्या बनेगा, और H2 का अणु बाहर हो जाता है, H2O ऐसे बना रहता है। कहने का अभिप्राय यह है, अगर इसके जलीय विलयन में डाल दो तो ये सल्फर जो होता है, हाँ तो हम बोले FeS को जल में डाल देते, इसका जलीय सोल्यूशन इसका सोल्यूशन ले लेते तो क्या बोला, ये आयन में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है, वो हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन और इसका सल्फर मिलके H2S बना लेता है और जल के कुछ अणु रहते हैं। भाई जल को हम जल के एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, जल के बहुत सारे अणु होंगे, जल के एक अणु थोड़े ना होगा, बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे तो कुछ अणुओं के साथ कुछ अणु, अब जल होगा तो क्या, इसका जलीय विलयन जल में क्या होता है, एक H होता है, OH होता है, H+ होता है, OH- होता है, तो H+ के साथ क्या मिल जाता है, ये सल्फर जाके मिल जाता है तो H2S बना लेता है और बाकी जो कुछ जल के अणु पड़े तो इसके आयन में अलग हो जाता है, अर्थात ये अपने आयन में टूट जाता है जलीय विलयन में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनता है H2S। और एक मेथड और बताएं, FeS को क्या कर दें हम, FeS को उपरोक्त समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी समीकरण, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। इसे आणविक, ये आयनिक समीकरण है, यहाँ पे आयन के रूप में है तो ये आयनिक समीकरण है। अब इसे आणविक समीकरण भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है मैं बताता हूँ, कैसे लिखा जा सकता है मैं बताता हूँ। FeS H2SO4 किस में टूटेगा, FeSO4 के साथ चला जाएगा, FeSO4 के साथ चला जाएगा तो FeSO4 बना लेगा और H2S बना लेगा, ये दोनों आपस में बना लेंगे, H2S बना लेगा ऐसे। ये ऊपर वाले ही चीज़ है, ऊपर आयनिक समीकरण है, नीचे आणविक समीकरण। ये आयनिक समीकरण है, ये आणविक समीकरण है। अब कैसे, ये आयन के रूप में है ये H2O के आयन कहाँ से आए, H2O के आयन यहीं से आए, H2O के आयन यहीं से आए। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो हम दिखाते हैं, H2 के 4 अणु हैं इधर, 4 तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु है तो यहाँ पे हम कहाँ पे 2 2 4 2 और हाँ यहाँ भी 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 2 2 4 और 2 6। सही है, ऐसे होता है। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट याद कर रखते हैं, पर इम्पॉर्टेंट नहीं पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं वैसे, पर मैंने बता दिया यहाँ पे। ये थी हाइड्राइडों की बात। हाइड्राइड में किस प्रकार के हाइड्राइड बनाता है, मेन पॉइंट इतना सा है। हाइड्राइड में किस प्रकार के हाइड्राइड बनाता है, H2X प्रकार के, क्योंकि X यहाँ पे H पर 2 क्यों आया, क्योंकि X वाले जो होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब 2, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जनरली कितनी होती है, -2 शो करते हैं। कितनी शो करते हैं, सामान्यतः ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए X की ऑक्सीकरण संख्या 2 पे लग जाती है, तो H2X प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। चलो अस्थायित्व की बात करें तो जल सबसे अधिक अस्थायी होता है, जल का अणु सबसे अधिक अस्थायी होगा, इसके बाद सल्फर का हाइड्राइड अस्थायी होगा, फिर सीलियम का अस्थायी होगा। सबसे अधिक अस्थायी जल का अणु होता है। ये थी अस्थायित्व की बात। अपचायक क्षमता, H2O को छोड़कर समूह 16 के अन्य तत्वों में हाइड्राइड अपचायक का कार्य करते हैं। H2O को छोड़कर सभी जितने भी हाइड्राइड बनते हैं समूह 16 के तत्वों को, वो सारे के सारे अपचायक का कार्य करते हैं। ये बात को आपके याद रखनी।
अम्ल प्रबलता, अम्ल की प्रबलता ज्ञात करें तो अम्ल की प्रबलता धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों में बढ़ती है। कैसे? H2O की बात करो तो ये अम्लीय नहीं होता, उदासीन होता है। अम्लीय नहीं होता, उदासीन होता है। H2S आ जाता है, फिर H2Se आ जाता है, फिर H2Te। तो अम्लीयता का क्रम ये है, ये उदासीन है, ये उदासीन होता है, ठीक है। और ये भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय होता है। ये H2 होगा। अम्लीय मतलब क्या? जो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी से हाइड्रोजन नहीं निकलता। ये उदासीन होता है, आपने पढ़ा होगा, इसका pH मान 7 होता है। अब ये अम्लीय प्रकृति का होता है, यहाँ से थोड़ा आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से थोड़ा आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से और आसानी से निकल सकता है। अब यहाँ पे इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो भी बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर भी यहाँ पे कवर करता है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होती है। धीरे धीरे इनका ये वाले जो परमाणु हैं, जैसे सल्फर है, सेलियम है, टेरिलियम है, इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आकार बढ़ता जाए तो हाइड्रोजन का आकार काफ़ी छोटा होता है, तो हाइड्रोजन का निकलना उतना, उनके बीच उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनती, तो हाइड्रोजन आसानी से अलग हो जाता है, अर्थात H+ आसानी से दे देता है। इसीलिए ये अम्ल का कार्य करते हैं। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बंध ऊर्जा घटती रहती है, यहाँ पे बंध ऊर्जा अधिक है, यहाँ पे थोड़ी देर धीरे धीरे बंध ऊर्जा घटती रहती है, इसलिए हाइड्रोजन अधिक आसानी से निकल सकता है। इसलिए अम्लीयता क्या होते हैं? अम्लीयता का गुण बढ़ता है इसमें, ऐसे इसी क्रम में बढ़ता जाता है। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन से क्रिया, अर्थात हाइलाइट का निर्माण। हाइलाइट का निर्माण, हाइलाइट का निर्माण। समूह 16 के तत्व अनेक हाइलाइट ज्ञात है। समूह 16 के तत्वों के अनेक हाइलाइट ज्ञात है, ठीक है। इनके केंद्रीय परमाणु अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है, जैसे कि +1 है, +2 है, +4 है, +6 है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? +6 तक होती है, +6 तक होती है। आयोडाइड का हाइलाइट सबसे कम अस्थायी होता है। किस प्रकार के हाइलाइट बनाते हैं? कई प्रकार के बनाते हैं। तत्व की बात करते हैं F के साथ, फिर बात करते हैं Cl के साथ, फिर बात करते हैं Br के साथ, फिर बात करते हैं आयोडीन के साथ। ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर सल्फर की, सीलियम की, टेरिलियम की। इसकी बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से हाइलाइट बनाता है? Fe2OF2 और दूसरा बनाता है O2F2। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र SF2 और SF4SF6 इतने सारे हाइलाइट बनाता है। अब बात करें इसकी तो ये किस तरह का बनाता है? ACF2, ACF4, ACF6। इसकी बात करें तो TeF4, TeF6 ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फ्लोराइड के हाइलाइट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्लोरीन के, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के कोई हाइलाइट नहीं मिलता है। बात करें सल्फ़र के साथ हाइलाइट तो सल्फ़र के साथ मिलता है H2Cl2, H2Cl2, फिर SCl2, SCl4।
इतने मिलते हैं। Br के साथ बात करें तो Br के साथ फिर इसमें नहीं मिलते ऑक्सीजन के, अब इनके साथ किसी के साथ नहीं मिलते। अब इनकी बात करें तो Br के साथ, सल्फ़र की बात करें तो Br के साथ ब्रोमीन कौन से हाइड्राइड मिलते हैं, तो 2 ही मिलते हैं, H2 Br2 S Br2। आयोडीन के साथ बात करें तो आयोडीन के साथ कोई हाइलाइट नहीं इसका मिलता। इसकी बात करें तो इसका भी कोई नहीं मिलता यहाँ पे, लेकिन इसके मिलते हैं सिरिलियम के क्लोराइड कुछ मिल जाते हैं। और क्या मिल जाते हैं, क्लोराइड कौन कौन से मिल जाते हैं, Fe2Cl2 और FeCl4। ब्रोमाइड की बात करें Fe के साथ तो FeBr2 FeBr4 ज्ञात है, और उसमें तो ज्ञात नहीं है। टेरिलियम की बात करो, टेरिलियम के क्लोराइड के साथ बात करो तो TeCl2 और कौन से TeCl4। इसका एक ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के साथ TeBr2 TeBr4। इसका बात करें तो TeI4 ज्ञात है। इसका एक ही टेरिलियम के साथ बनता है और किसी के साथ नहीं बनता आयोडाइड का, टेरिलियम आयोडाइड हो जाएगा। तो इतने हाइलाइट ज्ञात हैं इनके। हालांकि आयोडीन क्लोरीन का डाई ऑक्साइड भी बन जाता है, क्लोरीन का हेप्टा ऑक्साइड भी बन जाता है, और आयोडीन का पेंटा ऑक्साइड भी बन जाता है, और आयोडीन का हेप्टा ऑक्साइड भी बन जाता है। मोनो हाइलाइट भी बना लेते हैं बहुत सारे। इस तरह के हाइलाइट इतने सारे बनाते हैं, +1 +2 +4 +6 तक ऑक्सीकरण संख्या वाले हाइलाइट का निर्माण ये सब करते हैं। समझ गए आप लोग। ये हो गए हाइलाइटों के बाद। अब आ जाती है बात ऑक्साइड का बनना। ऑक्सीजन से क्रिया ऑक्साइड का बनना। ऑक्साइड का बनना तो समूह 16 के तत्व 2 प्रकार के EO2 व EO3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कितने प्रकार के EO2 व EO3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। आ गई बात समझ में। 2 प्रकार के हैलाइड, हैलाइड नहीं ऑक्साइड, 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्या बना लेता है, O3 बना सकता है, O3 के ऑक्साइड बना सकता है। और भी सल्फ़र के बहुत सारे, सल्फ़र का SO2 बन जाता है। SO2 आप देखे होंगे, SO2 के साथ सिरिलियम या CO2 बना लेता है, सिरिलियम का ऑक्साइड। ये इनकी ऑक्साइड बन जाती है, इनकी संरचना वगैरह भी रहती है, पर वो आपके मतलब के नहीं। ठीक है, सल्फ़र के ये ऑक्साइड, सिरिलियम का ये ऑक्साइड, ये ज्ञात है, बाकी और नहीं होते सिलेबस में। टेरिलियम के पोलियम के भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आयनिक ये भी बन जाते हैं। पोलियम का भी ऑक्साइड ज्ञात है, ये सारे ऑक्साइड ज्ञात है। SO2 और ये सिरिलियम का ऑक्साइड और सल्फ़र का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये दोनों किस प्रकार के होते हैं,
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आप बात आपको ध्यान में रखती है। H2SO3 तथा H2SeO3 ये दोनों जल में घुलकर ऑक्सो अम्ल भी बनाते हैं, ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। जैसे SO2 को जल में घोले तो H2SO3 बनाता है, और SeO2 को घोले तो H2SeO3 बनाता है। ये बोलते हैं ऑक्सो अम्ल होते हैं, इनके ऑक्सो अम्ल होते हैं। समझ आ गई कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्व समानता समूह 15 के संगत तत्वों की तुलना में अपेक्षाकृत क्रम प्रथम आयनन एंथैल्पी प्रदर्शित करते हैं क्यों? उनकी तुलना में कम आयनन एंथैल्पी प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो इसका जवाब सीधा सा है। इसका कारण यह है कि समूह 15 के तत्वों का पी उपकोष आधा भरा हुआ होता है और समूह तथा अधिक अस्थायी विन्यास होता है। जब अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनको निकालने के लिए उनके पी कोष का क्या होता है, समूह 15 का ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना होता है। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और समूह 16 के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को होता है NH2 NP4 होता है। इनमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा होता है पी उपकोष में। तो ये इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम आसान होता है। समझ पा रहे हैं? तो इनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, इनकी कम होगी, यही कारण है। एक क्वेश्चन और आता है, H2S और H2TE की तुलना में, मतलब ये H2S H2TE की तुलना में कम अम्लीय होता है क्यों? क्योंकि सल्फर का परमाणु का आकार Te से क्या होता है, सल्फर का परमाणु आकार टेरिलियम से क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। इस कारण सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन जो बंध बनाता है, और जो Te हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, ये छोटा बंध होता है, ये बड़ा बंध होता है। ये छोटा बंध होता है और इसका बड़ा बंध होता है। क्योंकि इसका आकार बड़ा है तो बांड भी बड़ी बनेगी, इसका आकार सल्फर का छोटा है तो छोटी सी बांड बनेगी। ठीक है, तो इसलिए सल्फर का आकार Te से काफ़ी छोटा होता है, इसलिए TH की तुलना में काफ़ी छोटा आबंध बनाता है। इसलिए और इस तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसको तोड़ना चाहेंगे तो इसमें ऊर्जा अधिक लगेगी, इसको तोड़ना चाहेंगे तो कम लगेगी। क्योंकि लंबी चीज़, जो लंबी बांड होती है उसको तोड़ने में आसानी होती है, जो छोटी बांड होती है उसे तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आबंध ऊर्जा क्या होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, इसकी आबंध ऊर्जा अधिक होगी। आबंध ऊर्जा अधिक होगी तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, ये आसानी से टूट जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा। ये आसानी से टूट जाएगा तो अम्लता कम दर्शाएगा, अर्थात ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और ये थोड़ा इससे अधिक अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से H+ दे देगा, आसानी से बांड टूटेगा, आसानी से H+ देगा। ये कब मुश्किल बांड टूटेगा तो मुश्किल से H+ देगा। तो जितनी आसानी से H देगा हाइड्रोजन, उतनी ज़्यादा अम्लीय होगा। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो अब रासायनिक गुण हो जाते हैं यहीं से ख़त्म। अब हमें डाई ऑक्सीजन पढ़ना, अगले वीडियो में रखते हैं। अगला वीडियो छोटा सा बना लेंगे डाई ऑक्सीजन के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, इनके रिवाइज कर लेना। आशा करते हैं मैं जितना बेसिक सा बता दिया है आपके समझ में आ जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक उठा के पढ़ लीजिए, मेरी बातें समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन बाद में कर रहे हैं ये NCERT के क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखते जाइए। पसंद आते तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।